हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम डी ब्लॉक करने वाले हैं जिसमें कि हम सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट, चैप्टर का जो कोर पॉइंट होता है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने लगभग हाईली क्वालिटी वाले कंटेंट सारे चैप्टर के करा दिए हैं, विद कोर कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। हमने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री विद इन 3 आवर में करा दिया, ऑर्गेनिक करा दिया और इनऑर्गेनिक भी पूरा आ जाएगा। ये डी ब्लॉक रह गया था, ये किला होता है ऐसा चैप्टर जिसको हमने सोचा वो भी करा दें, है ना। तो इसमें हम केवल टू द पॉइंट चीज़ें NCERT से रिलेटेड, PYQ से रिलेटेड लिए हुए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे नए हैं भाई, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है, कि आपको समझ आएगा कि क्या होता है कंटेंट। और डियर, मैं ऐसे बोलता हूँ तो आप ये बिल्कुल मत समझा करो कि मेरे अंदर घमंड है या कुछ है। आई एम सो सॉरी अगर कभी मेरी कोई बात आपको हर्ट करे। बस मैं ये चाहता हूँ ना कि आप सही जगह पे सही चीज़ें देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मिसलीडिंग करते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना, एज ए स्टूडेंट, क्योंकि वो आपकी इमोशन के साथ खेलते हैं। तो आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिक सोर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक को भी कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ये पहचानो कि डी ब्लॉक एलिमेंट को पहचानोगे कैसे। तो आपके पास ये गिवन हो n-1 डी से 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं और NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, NCERT में गिवन है। तो डी ब्लॉक का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनका इनकम्प्लीट डी सब शेल हो, इनकम्प्लीट डी सब शेल हो। जैसे कि ये वाले जिंक, मरकरी और कैडमियम, ये क्या होते हैं, इनका कंप्लीट होता है, 3D10 होता है ना, 4D10 होता है, 5D10 होता है। तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखो, है ना। इसमें भी Ag2+ में देखो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाए, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। देखो, इसको 3D सीरीज बोलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ 3D। ये 4s2 तो फिक्स है सब में, 4s2 4s2। बस एक्सेप्शन कहाँ पे, इसको याद रख लेना, वैनेडियम, क्रोमियम और ये कॉपर में, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे नॉर्मल तरीके से 3D में 1 2 3 4, अच्छा क्रोमियम में 5 होता है एक्सेप्शन, इसमें क्रोमियम कॉपर में 5 और इसमें 6 7 8 10 10, इसको याद रखना। 4D में जाओगे फिर से 1 2 3 4 5 और ये 5s हो जाएगा। ये 3D, यहाँ 4D और ये 4s था, यहाँ पे 5s एक बढ़ा के, यहाँ पे 5D, यहाँ पे 6s। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शन होंगे जो आपको याद रखना है। ये जनरल मैंने लिख दिया सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट कभी निकालने को पूछे तो हीट ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के डायरेक्टली होता है, और वो डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे 3D में देखो तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्रोमियम का, क्योंकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3D5 4s1 होगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। 4D में मोलिब्डेनम और 5D में टंगस्टन। अब वोलेटाइल मेटल कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसको भी याद रखने का आपको, ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अगर ओवरऑल देखोगे तो 5D 4D 3D का ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन जहाँ पे होगा वो मैंने लिख दिया, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये है मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये भी याद रखो, ठीक है। ये बाकी ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो मैंने यही एकदम से इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट लिया है, जो सो दैट आपको समझ आ जाए। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, अगर मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो टंगस्टन, लोवेस्ट पूछे तो मरकरी। और 3D में पूरे 3D में हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, वो मतलब हाई क्यों होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूरे 3D में, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज भाई 3D में देखो, यहाँ पे जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो इसलिए यहाँ पे ये होता है। और फिर यहाँ पे लगभग इक्वल हो जाता है, क्योंकि इक्वल हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके ऐसे के, और फिर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल 3D 4D 5D में देखोगे तो हमेशा साइज क्या होता है, 3D 4D 5 इंक्रीज करता है। लेकिन वनली ये स्काइला, इसमें स्काइला में क्या याद रखना है, इसमें हमारे पास टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ये हम ऊपर, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। रिमेनिंग ऑल केस में
रिमेनिंग ऑल केस में 4d 5d का इक्वल हो जाता है, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जिसके कारण हमारे पास 4d 5d इंक्रीज। तो एक्सेप्शनल वाले चीज़ें तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद होनी चाहिए, है ना। आयनाइजेशनल एनर्जी देखते हैं, ये होता है, हमने एक जनरल ऑर्डर लिख दिया है 3d का, ये है, याद रखो। इसमें मैं और क्या ही बताऊंगा आपको, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम गैसेस एटम। देखो, और 5d 3d 4d की बात करें तो 534 ऐसे याद रख लेना, डिक्रीज करता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम लेस होता है देन एक्सपेक्टेड से। देखो, अगर Mn प्लस है और इसका हम एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पहले ही हो चुकी है। सेकेंड, इसमें से एक और निकालोगे तो सेकेंड होगा Mn2 प्लस। यहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है, 5 है ना, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा भाई। और यहाँ पे भी 3d10, यहाँ पर भी ये फुल फील्ड है, स्टेबिलिटी इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, तो ये रीजन होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से, केवल इकलौता स्कैंडियम होता है 3d ब्लॉक में जो +3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, बाकी सब ये सब दिखाते हैं, देख लो। 3d में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का होता है +7, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम और रुथेनियम का होता है +8 होता है, याद रख लेना। चलो आगे देख, जो लोग नए हैं भाई, पूरी ऑर्गेनिक 3 आवर में हमने रिवाइज़ कर दिया है, जाके प्लेलिस्ट में देख लो। अगर आप लेट जुड़ रहे हो तो रिग्रेट मत करना, ठीक है। करने को तो आपको सुपर 45 क्वेश्चन था, ऐसे सुपर 45 जो कि पूरा चैप्टर कवर कर दे। गेस पेपर, ऐसी क्वालिटी गेस पेपर की है, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं अच्छे नंबर ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे। ये गेस पेपर है, ये भी आप देख लेना। अभी के लिए वैसे मैंने 5 स्टेप स्टडी कराया था लास्ट ईयर, लेकिन वो आपको अभी टाइम नहीं है करने को, तो आप गेस पेपर कर लो। ये जो हम प्लेलिस्ट में आ रहा है PDF के लिए, आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। और किसी की बातें में गुमराह मत हो, कोई बहुत इस टाइम स्कैम हो रहे हैं ना। आप मेरा कंटेंट देखो, मुझ पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, और लगता है आपको जेन्युइन है तो ज्वाइन करो। ये है गेस पेपर भाई क्वालिटी, ठीक। और ये भी आप देख ही लो, जो लोग जानते हैं वो तो स्किप कर दो। नीट 2025 का जो पेपर आया था, हमने जो विदिन 3 मंथ पढ़ाया था, 2 मंथ पढ़ाया था, वही कंटेंट आया था, 99% पैटर्न फॉर्मेटिव। ये भी प्रूफ दे दूंगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो सोचो, अभी तो हमने 1 साल पहले से तैयारी किया है, 5 स्टेप स्टडी दे दी रखा है यूट्यूब पे, तो वो तो टाइम नहीं है, लेकिन सुपर 45 आप देख लें। ये है सुपर 45, जो 45 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, थियरी, एक्सेप्शन, सब कुछ, ठीक है। लेवल ऑफ क्वालिटी और रेलेवेंसी चेक करो, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं होते। तो फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग आप सुपर 45 पॉसिबल हो तो देख लो, नहीं तो गेस पेपर पूरा आप देख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और मेंटरशिप के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, फिर पर्सनली मैसेज करो, हम बताएंगे आपको कहाँ पे 200 देना है, फिर PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और नीट 2027 के लिए जो पहले से मेंटेलिटी बनाए, भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन इस साल हो, लेकिन जो पहले से 11th 12th में होंगे वो पहले से मूड बनाते हैं ना कि नहीं हाँ 27 में ही मैं दूंगा, तो उनके लिए पहले से आप मेरे को मैसेज करके रखना, क्योंकि बैच फुल हो जाएगा तो फिर ज़्यादा लोग को मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा ना, तो इसलिए आप पहले से वो कर लेना। देखो, Cu2 F2 CuCl2 ये स्टेबल होते हैं, और ये इकलौता है जो अनस्टेबल है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये फर्दर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखो, इसमें और इसमें स्टेबल कौन है, CO2+ वाला। यहाँ स्टेबल है, इसलिए क्या होता है, इसमें देखो +1 है, इसमें +2, जितना ज़्यादा प्लस साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज तो ओवरऑल Q/चार्ज/रेडियस रेशियो इंक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, बाकी सभी वेरिएबल करते हैं। हीट ऑफ एटमाइजेशन का एक जनरल ऑर्डर लिख दिया है मैंने, है ना। इरेगुलर डेंसिटी का लिख दिया है, मेल्टिंग पॉइंट का, इनमें आपको याद रखना है, आएगा तो ऐसे आएगा। कभी एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो ये +7 है तो सब ज़्यादा SD, फिर सो ऑन। जैसे इसमें देखो +6 +3 +2, तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। इसमें देख लो ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, जो एसिडिक बेसिक दोनों काम करे। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये वाला ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है इसका, फिर इसका, फिर इसका, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, N क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रिक ये है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतना पॉइंट समथिंग, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतना पॉइंट समथिंग, ऐसे लगा दिया करो। फाइंड म्यू ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयन। अब मान लो Z है 25, तो हमें पता चल गया मैग्नीज होता है, डाइवेलेंट आयन मतलब कटायन, तो M2+ हो जाएगा, डाइवेलेंट कटायन बोला था। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D5 बचा, और D5 बचा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मैंने बोला ना मैग्नेटिक मोमेंट जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतना पॉइंट समथिंग।
केवल एकदम कोर पॉइंट हमने लिया। कलर याद रख लो सबका, ये 3d0 3d10 कलरलेस होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ना तो dd ट्रांजिशन होगा ना तो LMCT वगैरह कुछ भी। हाँ, अगर ये वाले हैं ध्यान से देख, ये वाले कलरलेस होते हैं, और ये वॉयलेट, ये ब्लू पिंक, और ये ग्रीन, ये येलो पिंक, पर्पल पिंक, ठीक है। KMnO4 पर्पल होता है, ये ऑरेंज रेड होता है, और ये ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर्म करता है जो ब्राउन कलर का होता है। कैटलिटिक प्रॉपर्टी, हाँ, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण रिएक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। हाइबर प्रोसेस में जैसे आयरन मॉलिब्डेनम है तो आयरन कैटलिस्ट होता है, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज होता है, ठीक है, और इसका प्रोडक्शन H2SO4 में किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। वैकर प्रोसेस में PDCl2 यूज होता है कैटलिस्ट। पॉलीमराइजेशन में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है, इसको यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं क्योंकि इनकी स्मॉल साइज होती है, हाई आयनिक चार्ज होता है, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे देखो ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन ये याद रख लेना, ब्रोंज में कॉपर टिन होता है, ब्रास में कॉपर जिंक सिल्वर, या यूके कॉइन्स में कॉपर निकल होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई मेटल का क्रिस्टल है ना, तो उसमें छोटे से वायर जो होते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जो स्मॉल एटम है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, लैटिस ट्रैप्ड इन द मेटल क्रिस्टल, उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, प्रॉपर्टीज़ बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, CO2+ इज मोर स्टेबल देन CO बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो हमने एक्सप्लेन किया ऊपर। और हाँ, Cu+ होता है डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो, तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे 0 है, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं कि एक ही रिएक्शन का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और क्या भी हो, रिडक्शन भी हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, अब देखो अब लिख दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Cr2+ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग। देखो मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो Cr2+ था, यहाँ पे 2+ था, मतलब 3d5 4s1 होता है, तो 2+ था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, 3d4 है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अगर है +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, 3d3। तो d3 का जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, ये T2G होता है, EG होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइडिया हो थोड़ा, 1 2 3, तो ये हाफ फील्ड है भाई, हाफ फील्ड है तो ये क्या है, स्टेबल है। हाफ फील्ड यहाँ से यहाँ जाने पे स्टेबल हो रहा है, तो क्यों नहीं जाना चाहेगा, कोई अमीर हो रहा है कुछ करने से, मान लो कुछ करने मतलब एक जेन्युइन काम करने से, जॉब करने से, तो क्यों नहीं होना चाहेगा, तो स्टेबल होना चाहेगा। और स्टेबल होना चाहेगा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वन स्टेबल होता होगा। Mn3+, तो यहाँ पे 3d5 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d4 एक यहाँ से निकलेगा, और ये Mn2 मतलब यहाँ पे क्या है, 3d5 है, तो ये स्टेबल हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज गेन करने पे ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो गेन क्या होता है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मान लो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये क्रोमेट आयरन का, इससे रिएक्शन कराओगे तो येलो कलर और ये मिलेगा। फिर यहाँ पे ये जो बना इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इसको H2SO4 से ट्रीट कर दो तो ये ऑरेंज कलर का बनेगा। फर्दर ये जो बना इसको KCl से ट्रीट कर दोगे तो K2Cr2O7 बनेगा। देख रहे हो कितना लंबा प्रोसेस। तो ऑरेंज रेड सॉलिड होता है और सॉलिबिलिटी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और कैसे होता है, इसको आप इससे ट्रीट कर दो, ये बना, H+ डाल दो, वही है एसिडिक मीडियम में, मैंने वहाँ लिखा था, ये आयनिक फॉर्म में लिख दिया, तो ये बनेगा। हाँ, ये ऑरेंज रेड सॉलिड होता है, कलर्ड होता है, और यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसको हीट कर दो तो ये येलो बनेगा, Cr2O3 ग्रीन, और ये O2। अच्छा, ये येलो है, और इसमें अगर H+ डाल दोगे तो ऑरेंज रेड हो जाएगा, फिर इसमें OH- डाल दोगे तो बैक चला जाएगा येलो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका बॉन्ड 126 डिग्री होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो यूनिट है, टेट्राहेड्रल यूनिट होते हैं 2, और 6 CRO बॉन्ड मतलब ये वाले जो हैं वो इक्वल होते हैं, और 2 CRO बॉन्ड वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बॉन्ड लेंथ अलग होते हैं। 2 डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें Cr+6 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो डायमैग्नेटिक। हाँ, इसका भी याद रखो, ये स्ट्रक्चर, इसमें चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल है।
ये कैसा काम करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ये रिड्यूस होना चाहेगा +3 में, और यहाँ होगा रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अच्छा, ये किसको किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो किसको किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, देखो Fe2+ को 3 में, आई को आई, मैंने पूरी रिएक्शन नहीं लिखा है, कभी ये दिखे और इसके साथ रिएक्शन हो तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें, इसको इसमें, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, कोई भी आप सॉलिड आयनिक क्लोराइड ले लो, सो ये उसको K2Cr2O7 से ट्रीट कर दो तो रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा, NaOH डाल दोगे येलो मिलेगा, लेड एसीटेट डाल दोगे येलो PPT मिलेगा, तो यही होता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। अच्छा, कौन से हैं जो नहीं देते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, AgCl, ये सारे जो होते हैं वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, याद रख लो इनको। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और NaCl, ये इंपॉर्टेंट नहीं, यही वाली रिएक्शन है, इसको अच्छे से लिख दिया है, इससे रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा, फिर यहाँ पे जो एक क्रोमिल क्लोराइड बना इसको NaOH डाल दोगे तो सोडियम क्रोमेट बनेगा, फिर ये यहाँ पे सोडियम क्रोमेट जो बना, अच्छा हाँ ये तो बन गया, ठीक है। और अलग, ये अलग रिएक्शन है सेपरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 H2O2 से रिएक्ट करोगे CrO5 बनेगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये देख लो इसको। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, MnO2 KOH डाल दो, ये बन जाएगा डार्क ग्रीन कलर, याद रखना। K2MnO4 ये जो बना H+ डाल दो, डार्क पर्पल बना, फिर यहाँ MnO2 जो बना उसको फ्यूज कर दो KOH से तो K2MnO4 बनेगा, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करने पे KMnO4 बन जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया। लैब मेथड में H2O8 डाल दो तो ये आयनिक फॉर्म में लिख दिया, चाहे तो KMnO4 लिख लो, ये बनेगा। हाँ, प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर हीट करते हो इसको 513 पे तो ये ग्रीन और ये ब्राउन मिलेगा। और अच्छा पूछ लेगा, बताओ एक कंपाउंड है जिसको 513 पे हीट किया जाता है, एक गैस रिलीज होता है जो पैरामैग्नेटिक है, कौन सी गैस है, O2 गैस है भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, एक्सेप्शन होता है पैरामैग्नेटिक होता है, जे एडवांस में ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये LMCT के कारण क्या होता है, यहाँ पे LMCT होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे DD ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे वहाँ पे DD ट्रांजिशन, ठीक। केमिकल रिएक्शन बैन याद रख लो, बेसिक मीडियम में N फैक्टर 1 होता है, ये क्या है N फैक्टर, बेसिक मीडियम में N फैक्टर 1, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में 3। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट पूछ ले तो क्या हो जाएगा पता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई N फैक्टर, किस में, बेसिक मीडियम में N फैक्टर 1 है तो 1, अगर न्यूट्रल में पूछ ले तो 3 है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3, सो ऑन। अच्छा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये कहाँ से जाएगा, +2 में रिड्यूस होगा, मतलब 7 से 2, ठीक है। तो और जो इसके साथ होंगे रिएक्शन, मान लो I लेते हो इसके साथ, तो I2S2S और SO3 SO4 NO2 NO3, और ये इसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये सारी रिएक्शन आप देख लो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सारे कन्वर्ट कर देता है। न्यूट्रल मीडियम में I को IO3, H2O3 का SO4, Mn2+ को MnO2 में, और Mn+2 को MnO2। हाँ, ग्रीन विट्रॉल ये होता है, याद रख लो, FeH2SO4 H2O डाल दो तो ग्रीन विट्रॉल बनता है। हीटिंग इफेक्ट क्या है, इसको हीट कर दो अगर 300 पे तो ये बनेगा सल्फेट, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो ये बन जाएगा। और वाइट विट्रॉल इसको बोलते हैं ZnSO4 7H2O, H2SO4 हीट करोगे ये बन जाएगा। हीटिंग इफेक्ट, इसको हीट करोगे 70 तो ये बना, greater than 70 ये बना, 200 लोगे तो ZnSO4 750 ZnO। तो ये भाई जनरल रिएक्शन है, इसको याद ही करना पड़ेगा, तो आप देख के जाओ, ये सारे हमने ऑलरेडी सेलेक्टेड लिए हैं। ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं, तो ये बनाने का प्रोसीजर है, देख लो, कॉपर O2 H2SO4 ये बना, और फिर ये ले लोगे तो ये बन जाएगा। 2 मेथड लिख दिए हैं। हीटिंग इफेक्ट, ब्लू विट्रॉल को एक्सपोजर करने पे ये बनता है, फिर ब्लू कलर का होता है ये, 100 हीट करोगे ये बना ब्लू इज वाइट, 200 करो 20 करोगे CuSO4 750 ये, और > 850 ये बना। इसका सोडियम थायोसल्फेट से कराओगे तो ये बनेगा। जिंक ऑक्साइड, ये हीट करने पे ये बनेगा, कार्बोनेट को हीट करने CO2 इसको ये, ठीक है, याद रख लो। अच्छा, येलो होता है जब हॉट होता है, वाइट होता है जब कोल्ड होता है, तो कुछ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सम इम्पॉर्टेंट बातें, FeCl3 KHCN ब्लड रेड कलर का होता है, बहुत पूछता है HCN, इससे प्रोसियन ब्लू बनता है, FeCl3 FeCl2 बनता है, FeCl3 एग्जिस्ट है डाइमर। तो ये हो गया भाई, बाकी हमारा डी ब्लॉक भी ख़त्म हो गया ना भाई। अच्छा हाँ, डी ब्लॉक ख़त्म हो गया, अब इसी में F ब्लॉक भी तो है थोड़ा सा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। F ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये याद रख लो, ठीक है, ये वाला। लैंथेनॉइड क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये वाले क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने इंपॉर्टेंट बातें ही ली हैं केवल।
जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। NP वो सबसे ज़्यादा करते हैं लैंथेनाइड में +7। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एटॉमिक साइज अगर EU से लोगे CEPR, ये डिक्रीज करता है। आयनिक साइज ये होता है। हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। इन सभी का जैसे हाइड्रोक्साइड ले लो आप, तो क्या होगा यहाँ से डिक्रीज करेगा। कुछ रिएक्शन है, ये लैंथेनाइड है जितना हमने लिया है, N2 के साथ Ln, ये सो ऑन, ये सारी चीज़ें बनाती हैं, तो इतना आपको याद ही होना चाहिए। यूज़ क्या होता है? एलॉय स्टील ऑफ फॉर प्लेट्स एंड पाइप। डी ब्लॉक यूजेस, ये डी ब्लॉक का यूज़ है। ड्राई बैटरी, TiO पिगमेंट, जिंक निकल कैडमियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और CuSO4 के आई के साथ क्या होता है? ये बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लो। और I2 का सोडियम थायोसल्फेट के साथ ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही इंपॉर्टेंट बातें मेरे हिसाब से। मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी, कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ रह ना जाए, तो मैंने कवर कर दिया है। बाकी आप सुपर 45 क्लासिक 1 शॉट वो सब तो देखे ही होंगे, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। और हाँ, ऑर्गेनिक इंटायर फिजिकल, इंटायर इनऑर्गेनिक आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और टॉप 100 फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। और हाँ, सही लोगों तक कंटेंट पहुँचाइए, सो दैट और लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि लोग आते हैं रोते हैं हमारे पास, भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेट पता चला आपके बारे में, तो हमको अफसोस होता है, ठीक है। तो आप यही एक काम कर सकते हैं। बाकी ऑल दी बेस्ट डियर, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, पढ़ाई करो। थैंक यू।